हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी को आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा इस चैप्टर से संबंधित क्या सब महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका प्रयोग हम लोग इस चैप्टर को हल करने में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग का इस चैप्टर से संबंधित प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसका डिफिनेशन होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का यह तात्पर्य हुआ जिन नंबरों से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं उन सभी नंबरों को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। यानी एन से हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या को सूचित करेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हम लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं और इसका डिफिनेशन होता है जब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित किया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक संख्या जो है उनके समुच्चय में या ग्रुप में जब हम लोग शून्य को मिला दें तो हम लोग उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर W से सूचित किया जाता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हम लोग का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं और इसका डिफिनेशन होता है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जब शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक संख्या को सम्मिलित किया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब हम लोग शून्य को, ऋणात्मक संख्या को, धनात्मक संख्या को, सभी को प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में मिलाते हैं तो इस तरह से हम लोग का जो नंबर का समूह बनता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर Z से सूचित किया जाता है और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या डिफाइन नहीं की जा सकती है, ठीक है। और ना ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। शून्य से बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं और शून्य से दाईं ओर सभी धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वे सभी संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसको हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं, उन सभी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में जितनी भी संख्याएं होगी जिसे हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या को अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर Q से सूचित किया जाता है, यानी Q जो कैपिटल लेटर है, सिंबल या परिमेय
संख्या का होता है। सबसे छोटी या बड़ी परिमेय संख्या को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 1, 2, 3, 1/2, 4/5 etc. ये सभी नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग इनरेशनल नंबर कहते हैं। इनरेशनल नंबर कहने का मीनिंग है, इसका डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कोई भी नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी बट्टे में नहीं लिख सकते हैं, बट्टे में इसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में √2, √3, √5, √6, √7 etc. इस तरह से बहुत सी संख्याएं होती है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो उन सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखें कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसका रूप कैसा होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसका डिफिनीशन होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अल्फाबेट के R से सूचित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखते हैं 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तथा √2, √3, √5 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका डिफिनीशन होता है वे संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी क्या है? भाज्य संख्या का उदाहरण है। जैसे हम लोग 12 का जब गुणनखंड निकालेंगे, 2 से देंगे तो 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, यानी 12 का गुणनखंड हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या 12 का गुणनखंड में तीन स्टेप आता है, 2, 2 और 3, यानी 12 का गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि 12 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार कोई भी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक हो, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, वे सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं से सिर्फ विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 7, 11, 13, 17 ये सभी संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अतः ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है और इसका केवल और केवल गुणनखंड एक ही होता है। ठीक है, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या को हम लोग अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका डिफिनीशन होता है 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 16,15 और इसका हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 16 का और 15 का दोनों में देखते हैं, 16 और 15 दोनों में देखते हैं कि 16 बड़े हैं और 15 छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 में 15 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 15 और ऊपर से आएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 15 को यहाँ पे डालेंगे और 1 से 15 में भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा और 15 फिनिश हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 16 और 15 का जो है HCF जो होता है का HCF जो होगा कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या जिसका HCF 1 हो वह संख्या सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो संख्या ले सकते हैं, 3 संख्या ले सकते हैं और उसका HCF निकालने पर अगर HCF 1 हो तो उस सभी संख्या को हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम और परिमिका क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यानी किसी प्रकार की कोई समस्या दिया है, उसको स्टेप बाय स्टेप जब हम उसको सॉल्व करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का प्रेमिका। प्रेमिका है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसमें होता है क्या कि एक सिद्ध किया हुआ कथन किसी ने सिद्ध कर दिया और वह कथन को दे दिया, और उस कथन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सवालों को गणित में सॉल्व करते हैं और इसी को हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए हम लोग। प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसका उपयोग हम लोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है तथा B से छोटा होता है। तो चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 17 को हम लोग 3 से भाग देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 5 बार में भाग जाता है। 15 अब माइनस कर देंगे, 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 7 में से 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा 2 और 1 में 1 माइनस हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि 3 से भाग देने पर 17 में 5 बार में जाता है और शेष 2 बचता है। यहाँ पे शेष को R कहेंगे और जो भागफल आता है उसको Q कहेंगे और जिससे भाग देते हैं उसको B कहेंगे। ठीक है, और जिसमें भाग दिए उसको A कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि
17 जो है बराबर है 17 जो अब हम लोग इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं और एक उदाहरण लेते हैं। 17 भागे 3, 17 में 3 से भाग देते हैं, 5 बार में भाग जाएगा 15, 17 में से 15 माइनस हो जाएगा, बचेगा 2। हम यहाँ पर देखते हैं भागफल को हम लोग Q से सूचित करते हैं, शेष को R से, और जिससे भाग देते हैं भाजक को हम लोग B से, और जिसमें भाग दिए यानी भाज्य को A से सूचित करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 17 जो है बराबर है 3 गुने 5 प्लस 2, यानी A बराबर B गुने Q प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि R जो है क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, R क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 16 में हम लोग 2 से भाग देंगे और 8 बार में जाएगा, 16 फिनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 16 बराबर 2 गुने 8 प्लस 0। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं R जो है 0 के बराबर है। क्या है, R 0 के बराबर है। अतः और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2 में हम लोग 5 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 में हम लोग जब 5 से भाग देते हैं तो 0 बार में जाएगा और यहाँ होगा 0 और घट जाएगा, उतरेगा 2। क्या आएगा, 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि 2 बराबर है 5 गुने 0 प्लस 2। ठीक है, 5 गुने 2, 5 गुने 0 प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि R जो है क्या होगा, 2 से R जो है B से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। R 0 के बराबर होगा या नहीं तो बड़ा होगा, और R हमेशा B से छोटा होगा। ठीक है, तो यह होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के उदाहरण 1 में प्रश्न। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के उदाहरण 1 में प्रश्न है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इन संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि दोनों संख्याओं में से बड़ा कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं कि 4052 से 12576 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12576 को लेते हैं। ठीक है, और 4052 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 4052 से कई बार में भाग जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4052 को 2 से
मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। 2 दूने 4, 5 दूने 10 के 0, 0 से 2 से गुना करेंगे क्या होगा 0, बचा क्या था हम लोग के पास 1, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 1, 4 दूने 8। यहाँ जो लिखा हुआ है वो हमेशा हुआ ये तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग सारे स्टेप्स लिखते हैं, तो एग्जाम में केवल इतना नहीं करना, यहाँ तक करने पर आपको देखिए एचसीएफ मिल गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक के उदाहरण 1 में क्या कह रहा है, तो देखते हैं। उदाहरण 1 में हम लोग का सवाल है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग देखते हैं कि 4052 से 12576 बड़ी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 12576 को लिखेंगे और 4052 से इसमें भाग देंगे। तो हम लोग का भाग जो है 3 बार में जाएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हुआ हम लोग का मल्टीप्लाई 12156, तो हम लोग लिखेंगे 12156, ठीक है। अब इसको क्या करना है माइनस कर देना, 6 में से 6 माइनस हो जाएगा 0, 5 में से 7 में से 5 माइनस हो जाएगा 2, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा 4, 2 में से 2 माइनस और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 4052 से 420 में भाग नहीं जाएगा, तो एक स्टेप यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम अब क्या करेंगे 4052 को नीचे लाएंगे, ठीक है। 4052 यह दूसरा स्टेप हम लोग का बन गया है। अब देखते हैं 420 से 4052 में कई बार में भाग जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 420 से 4052 में 9 बार में भाग जाएगा, और हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से। कितना आता है हम लोग का 3780, ठीक है। 9 बार में कितना आता है 3780, तो हम लोग खिलाएंगे 3780। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 2 में से 0 माइनस 2, 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, क्या करेंगे हम लोग यहां से 1 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 नहीं है, तो यहाँ से 1 लेंगे, 10 से 1 निकालेंगे 15 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7, और यहाँ 9 में से 7 माइनस हो जाएगा 2, और 3 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 420 से 272 छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से और भाग नहीं जाएगा, तो यह हम लोग का दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं हम लोग क्या करेंगे 420 को लिखेंगे 420, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 272 से 420 में कई बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 272 से 420 में एक बार में भाग जाएगा, क्योंकि 2 बार लेने से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार में हम लोग भाग जाता है, तो लिखते हैं 272। यहाँ क्या हो जाएगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 272 से 148 क्या हो गया छोटा हो गया, और 272 से अब भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग का अगला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, और
अगला स्टेप के लिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 272। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी एक बार में ही भाग जाएगा और हो जाएगा 148। यहाँ घट जाएगा और हो जाएगा कितना 4, कितना हो गया 124। ठीक है, यह स्टेप भी अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप के लिए यहाँ से 148 को क्या करेंगे, हम लोग नीचे उतारेंगे और अगला स्टेप में भी हम लोग का भाग एक बार में जाएगा और यहाँ लिखा आएगा 124। 8 में से 4 माइनस हो जाएगा 4, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर फिनिश। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ऊपर से 124 उतर जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 124 में कई बार में भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का भाग जो है 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का वैल्यू आता है 120। ठीक है, तो 5 बार में 24 से जो भाग गया कितना है 120। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 4 में से 0 माइनस हो जाएगा 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं और 1 में से गया फिनिश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 24 से 5 बार में भाग गया। अब 24 से क्या हो गया, 4 छोटा हो गया और भाग नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यह 24 को नीचे लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप के लिए, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 6 बार में यह 24 पूर्ण रूप से भाग लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस स्टेप में यह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से एचसीएफ निकालने के लिए कहा रहा है, तो हम लोग इसका क्रमवार चरण लिखेंगे। ठीक है, तो चरण प्रथम में हम लोग का क्या है, प्रथम चरण में हम लोग का है कि 12,576 में, है ना, 12,576 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4052 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 4052 से भाग दे रहे हैं और भागफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और शेष क्या बच रहा है 420। तो यहाँ पे हम लोग प्लस में 420 लिखेंगे। ठीक है, यह हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 4052 में, ठीक है, स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, 4052 में हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 420 से। ठीक है, और भागफल कितना आ रहा है 9 और शेष क्या बच रहा है 272। तो इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 272। अब अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या, 420 में 272 से भाग दे रहे हैं और हम लोग का भागफल 1 आ रहा है और शेष जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे। शेष कितना आ रहा है 148। फिर अगला स्टेप में देखते हैं कि हम लोग का 272 में 148 से भाग दे रहे हैं और भागफल 1 आ रहा है और शेष आ रहा है 124। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे शेष 124 प्लस में। ठीक है, अगला स्टेप में है 148 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 124 से, कितना से 124 से भाग दे रहे हैं, भागफल 1 आ रहा है और शेष कितना आ रहा है 24। तो 24 को हम लोग प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग का 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं 6ठा स्टेप। 6ठा स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, 124 में, ठीक है, 124 में हम लोग 24 से भाग दे रहे हैं और भागफल हम लोग का 5 आ रहा है, तो गुने 5 और शेष 4 आ रहा है, तो प्लस 4। ठीक है, 6ठा के बाद हम लोग देखेंगे 7वां स्टेप। 7वां स्टेप में हम लोग देखते हैं
24 में हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 से भाग दे रहे हैं, 4 लिखें, और कई बार में भाग जा रहा, 6 बार में जा रहा, तो गुने 6 प्लस शेष कितने आ रहा है, कुछ नहीं, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0। इस तरह से हम लोग देखते हैं छठा स्टेप में शेष क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम लोग जिस स्टेप में देखेंगे कि शेष 0 हो गया, यानी r बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे कि HCF ऑफ 4052, 12,576 इक्वल टू 4, ठीक है। जितने से हम लोग भाग देते हैं, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है, वही हम लोग का क्या होता है, HCF, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, लास्ट वाला स्टेप, जिसमें कि हम लोग भाग दे रहे हैं 4 से, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 ही क्या होगा, 4052 और 12,576 का HCF होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके चरणबद्ध किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 में 3 सवाल है, 1, 2, 3, तीनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।